उधर जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से साफ इनकार कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के चलते हाईकोर्ट ने यह इनकार किया। जया ठाकुर और सैयद जाफर ने यह याचिका लगाई। रोटेशन को लेकर यह याचिका यहां पर लगाई गई, लेकिन अहम खबर और बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे नहीं दिया है, रोक नहीं लगाई है। जबलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे नहीं दिया। हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के चलते हाईकोर्ट ने यह इनकार किया है। जया ठाकुर और सैयद जाफर ने यह याचिका लगाई है। रोटेशन को लेकर यह याचिका लगाई गई है, तो इस पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर यहां पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे नहीं दिया, यानी कि पंचायत चुनाव पर रोक हाईकोर्ट ने नहीं लगाई। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, नोटिफिकेशन जारी होने के चलते हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। जया ठाकुर और सैयद जाफर ने याचिका लगाई है और इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। स्टे नहीं दिया है पंचायत चुनाव पर। ये बड़ी और अहम जानकारी। हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से साफ इनकार किया है। चूंकि नोटिफिकेशन यहां पर चुनाव की बाबत जारी हो चुका है, इसी के मद्देनजर यहां पर हाईकोर्ट ने स्टे देने से साफ इनकार कर दिया है। तो जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टे नहीं दिया हाईकोर्ट ने। तो रोटेशन को लेकर यह याचिका यहां पर कोर्ट के भीतर लगी है। तो हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे नहीं दिया। हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार यहां पर किया है। तो नोटिफिकेशन जारी होने के चलते हाईकोर्ट ने यह इनकार किया है। तो बड़ी खबर और अहम खबर, जया ठाकुर और सैयद जाफर ने याचिका हाईकोर्ट में लगाई और उस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला लिया। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। सैयद जाफर हमारे साथ याचिकाकर्ता जुड़ गए हैं। सैयद जी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? स्टे तो दिया नहीं है हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होगी। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय उच्च न्यायालय का, जिन्होंने हमारी पूरी बात को सुना और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और जिसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्होंने हमें ये भी कहा कि चुनाव को रोकना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। और ये जो मामला है चुनाव को रोकने का, और चुनाव से रोकने से अर्थात ये कि जिस प्रकार से संविधान की धारा 243D में और पंचायत एक्ट की धारा 25, 27, 30 में जो रोटेशन का पालन करने के लिए कहा गया है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया है, और जो हमने अध्यादेश के खिलाफ जो अध्यादेश भाजपा सरकार ने लाई थी, उसको उन्होंने हमको सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति आज प्रदान कर दी है। और निश्चित ही जिस प्रकार असंवैधानिक चीजों पर चलते चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया था, निश्चित ही रोटेशन के आधार पर चुनाव हो, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे नहीं दिया। कुमार इंदर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसके कानूनी पहलुओं पर भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर उनके साथ कुछ अधिवक्ता भी मौजूद हैं। कुमार इंदर, क्या कहा हाईकोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी करते हुए? काफी देर सुनवाई चली, खासकर से आज सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट वरुण ठाकुर साहब खुद यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार जो है 243 आर्टिकल का बाईपास करके इस अध्यादेश को लाई है। हालांकि कोर्ट ने ये कहने से इनकार कर दिया, स्टे देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि चुनाव शेड्यूल जारी हो चुका है, कार्यक्रम आगे बढ़ गया, लिहाजा इस पे स्टे नहीं दे सकते। मेरे साथ खुद वकील साहब हैं जो दिल्ली से आए थे, मैं उनसे बात करूंगा कि सर कोर्ट ने फाइनली इनकार कर दिया स्टे देने से। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई। आज हाईकोर्ट ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया और नोटिस इश्यू किया है इलेक्शन कमीशन के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी चीज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको हम देखेंगे, मगर चूंकि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बाध्यता ये भी है कि हम जब इलेक्शन का शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है तो हम उसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 243(o)(a) कहती है कि वंस इलेक्शन इज डिक्लेयर देन कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर। पर आफ्टर इलेक्शन ये मैटर सुनवाई में आएगा और ये देखना होगा कि अब फिर इलेक्शन होने के बाद में उसमें क्या होता है, क्योंकि ये प्राइमा फेसी कोर्ट ने भी ये मान रही है
कि ये ब्रीच हो रहा है। ये ब्रीच हो रहा है 243D का, क्योंकि जो रोटेशन होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट है, वो नहीं कर रही है मध्य प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग, जो अगेंस्ट द 243D है। ये इसमें एग्री हाईकोर्ट भी कर रहा है, और चूंकि उनके पास में एक बाध्यता ये है संवैधानिक कि संविधान ही उनको रोकता है कोर्ट को इंटरफेयर करने से। तो अब इसके अगेंस्ट में हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये शेड्यूल ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक डायरेक्शन इश्यू किया है, जिसमें ओबीसी के सीट के जनरल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्शन को बोला है। तो इन सब बिंदुओं को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जब बताएंगे कि ऑलरेडी जब फ्रैक्चर हो गया तो पब्लिक मनी बेस्ड क्यों हो। अगर ऐसा बाद में इलेक्शन सेट असाइड होता है तो ये नुकसान जनता के पैसे के है, सरकारी मशीनरी का नुकसान है। इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, और जब प्राइमा फेसी लग रहा है कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे क्या रह जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि ओबीसी की सीट को जनरल पे कन्वर्ट करा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में एक आर्टिकल है 142, जिसमें उन्हें कंप्लीट जस्टिस के लिए स्वतंत्र रहते हैं, वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस के लिए। तो अब हमारे लिए देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ही हमें लगता है कि वहां से ही हमें रिलीफ मिलेगा। एक सरकार ने आज विधानसभा में हंगामा उसको मुद्दे को लेकर, सरकार ने कहा है कि ओबीसी के बिना हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? मैंने कोर्ट को भी ये पॉइंट आउट किया कि हम लोग अगेंस्ट नहीं है किसी के, हमारा मुद्दा सिर्फ रोटेशन है। रोटेशन भी इसलिए क्योंकि नए लोगों को, नए व्यक्तियों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट हो, उन्हें लगे कि हम भी स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। और ये जो जिस तरीके की प्रोसेस हम डेमोक्रेसी में जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आम जनता का, एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, वो होना जरूरी है, क्योंकि यही संविधान की मंशा थी, इसीलिए रोटेशन फॉलो किया जाता है। सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया आज विधानसभा में, इस बात को बोला है कि यदि पंचायत ओबीसी नहीं होगा तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे, तो क्या फिर से इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी सरकार? ये कर सकती है। कैसे? वैसे भी ये चीजें ऑलरेडी, मैंने फिर कहा कि ये शेड्यूल ऑलरेडी फ्रैक्चर हो गया है, और फ्रैक्चर शेड्यूल के साथ जाना अब सरकार को, मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए जब तक की चीजें क्लियर ना हो जाए संवैधानिक रूप से। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ओबीसी को जनरल में कन्वर्ट करो, सरकार कह रही है कि हम ओबीसी के बिना चुनाव नहीं कराएंगे, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा? नहीं, इसमें कंटेम्प्ट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्शन आई थी वो ऐसे इस तरीके की डायरेक्शन नहीं थी। एक महाराष्ट्र का केस था, उसको लेके कुछ इश्यू हुआ था, तो वो उसमें डायरेक्शन आ गई। तो अभी जो डायरेक्शन से कोई एकदम डायरेक्टिव नेचर की नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी शेड्यूल ये होल्ड करिए, उसके बाद ये इलेक्शन करने। तो अभी ये चीजें चूंकि फ्रैक्चर हो गया, तो अब ये इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है कि अब वो इलेक्शन कब होना है। शेड्यूल अगर नहीं फ्रैक्चर होता तो रोक नहीं सकते थे। अब चूंकि फ्रैक्चर हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, वो अपना रीशेड्यूल भी कर सकता है इलेक्शन, और बाद में भी इसको पोस्टपोन कर सकता है। तो मैं सवाल को फिर से समझना चाहूंगा अपने, कि सरकार कह रही है कि ओबीसी के बिना चुनाव नहीं कराएंगे, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी हो चुका है, ओबीसी की सीट बैक हो चुकी है, ये फिर कैसे होगा आखिर? मैंने फिर बताया, आर्टिकल 243 OA कहता है कि कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इन द इलेक्शन प्रोसेस, परंतु इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ही सर्वा होता है। वो चाहे तो रीशेड्यूल कर सकता है इलेक्शन को, बाद में पोस्टपोन भी कर सकता है, जब तक की संवैधानिक स्थिति सही ठीक तरीके से सेटल नहीं होती। क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है अगेंस्ट द 243D है, जो कि आम लोग, जो नए युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जिनकी भागीदारी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, जो संविधान की परिकल्पना थी, वो नहीं फुलफिल हो रही है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को खुद आगे बढ़ के इलेक्शन को होल्ड करना चाहिए, जब तक कि संवैधानिक चीजें सेटल नहीं होती। संविधान अब क्या कहता है? स्थिति बड़ी पसोपेश में है, समझ नहीं पा रहे जनता, और को कैंडिडेट है वो। मैंने यही क्वेश्चन कोर्ट के सामने भी बोला, कोर्ट ने भी ये माना कि आप बहुत अच्छा पब्लिक कॉज लेके आए हैं, बहुत ये PIL है, पब्लिक कॉज है, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, मगर हम संविधान से बंधे हुए हैं, क्योंकि संविधान हमें कोर्ट इंटरफेयर। कुमार इंदर, आप बातचीत अपनी जारी देखिएगा, मैं आपके पास लौटता हूं। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, जो हाईकोर्ट की ओर से स्टे दिया नहीं गया है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, मैं तो वकील साहब का भाषण सुन रहा था। जब अंदर जज ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो बाहर टीवी पे भाषण देने से क्या हो जाएगा भैया? पहले दिन से सब लोग बोल रहे हैं, सब विधि सम्मत है, लेकिन ये कांग्रेस के वकील और नेता मानने को नहीं तैयार है। इन्होंने जाके वहाँ आरक्षण खत्म करा के नई समस्या पैदा कर दी। सुबह से शाम तक लगे, परिसीमन के आधार पर रुकवा दे चुनाव, रोटेशन के आधार पे, आरक्षण के आधार पे, कुछ तो बोले हम इसमें खलल पैदा कर रहे हैं।
और अब स्थिति ये कर दी कि इन्होंने पूरा ओबीसी आरक्षण ध्वस्त कर दिया, जबकि हम सब जानते हैं बिना उसके साहब 52-54% आबादी है, आप चुनाव कराना मतलब पता नहीं कांग्रेस की समझ को क्या हो गया, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस क्यों इतनी नफरत कर रही है चुनाव से, क्यों इतनी नफरत ओबीसी से कर रही है, उनका क्या राजनीतिक गणित है, दलगत चुनाव नहीं है, फिर भी रोज खड़े हो जाएंगे। अभी कल फिर खड़े हो जाएंगे कहीं ना कहीं जाके, परिसीमन का विरोध करेंगे, आरक्षण का विरोध करेंगे, रोटेशन का विरोध करेंगे, सब चुनाव मत कराओ। और वकील साहब अंदर कुछ नहीं कर पाते, बाहर खड़े होकर आपके यहाँ भाषण दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई संविधान का उल्लंघन हो रहा है, बाबा साहब का उल्लंघन हो रहा है, तो जज साहब का है नहीं सुन रहे आपकी बात। चलिए, सैयद जाफर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेज जी। सैयद जाफर, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अब तो क्या विराम यहां पर लगेगा या फिर जो आप लड़ाई आपने शुरू की है वो आगे भी चलती रहेगी? अभी देखिए, मैं फिलहाल एक बात स्पष्ट कर दूं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन एक निश्चित समय में सत्य जरूर विजयी होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये लड़ाई हमारी लड़ाई पंचायत चुनाव को लेकर बिल्कुल नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के तहत ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को मुझे पूरा सुनने दीजिए सर, माननीय उच्च न्यायालय की जब बात चल रही है तो मुझे पूरा बोलने दीजिए, है ना? जब मुझे बोलने तो दीजिए। आप भी नहीं मान रहे हो, आप यही तो पूछ रहे हैं इंकर साहब। देखिए, तो जो निर्णय आज हमारे पक्ष, जो निर्णय आज उच्च न्यायालय ने दिया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे तथ्यों को खारिज नहीं किया गया है। उन्होंने प्रथम दृष्टया ये पाया है कि कहीं ना कहीं संविधान की धाराओं का, संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए तो मध्य प्रदेश की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को उन्होंने नोटिस दिया है, एक बात। दूसरी बात यह कि ये बात हम अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं कि संविधान के दायरे में चलते हुए चुनाव को रोकने का अधिकार संविधान में उच्च न्यायालय को नहीं है। इसीलिए हम इस ऑर्डर के खिलाफ, इसी ऑर्डर के खिलाफ हम जल्द सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ भैया, अरे वाजपेयी जी, हितेश वाजपेयी जी, 1 मिनट बस सुन लीजिए, बात खत्म होते ही आप आइएगा। अरे मुझे बोलने दीजिए। हाँ, सैयद जफर बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। मैं हितेश वाजपेयी को चुनौती देता हूँ कि अगर मैं उच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ पिटीशन लगाए, नंबर 1। नंबर 2, हम इस मामले को लेकर जो हमारी याचिका आज स्वीकार हुई है और जो हम चुनाव को बिना रोटेशन के आधार पर नहीं होने देंगे, ये बात जो हमने पहले दिन से कही थी, हम आज उस बात पे भी अड़ेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जल्द खटखटाएंगे और हमें वहां से अंतरिम राहत मिलेगी, एक बात। दूसरी बात ये कि जो बार बार हम कह रहे थे कि रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बात को आज न्यायालय ने स्वीकार किया है। अभी आधा 1 घंटा रुक जाइए, ऑर्डर आपके सामने होगा, पढ़ लेना सभी भाजपा के नेताओं को, लोगों को। तो हमारा तो सिर्फ ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमने मध्य प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से लड़ी है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि आरक्षण की जो सुविधा बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत हम लोग को मिली है, वो रोटेशन के आधार पे होना चाहिए। किसी एक वर्ग को तानाशाही करने का, किसी एक व्यक्ति को तानाशाही करने का, किसी एक वर्ग को लगातार प्रतिनिधि करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो समान अधिकार देता है और ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने लेके आया था, ये समान अधिकार के खिलाफ है। ठीक है, चलिए, अब सैयद जफर आपने बात पूरी कर ली। हितेश वाजपेयी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप कहिए प्लीज। सर, मैं बस इतना कह रहा हूँ, जज साहब के नाम पे, हाईकोर्ट के नाम पे कुछ भी भाषण फैल रहे हैं। मैं तो कहूँगा हाईकोर्ट संज्ञान ले, कुछ भी बोलते रहते हैं ये खड़े होकर। और ये सैयद जाफर, अब सुन लीजिए आप। सैयद जाफर, भाई संविधान की अवहेलना हो और हाईकोर्ट चुप रहे, ऐसा होता है क्या? मतलब कुछ भी बोल रहे हैं कि संविधान की अवहेलना होगी और हाईकोर्ट चुप नहीं रहा, हाईकोर्ट कुछ बोल नहीं रहा। सैयद जाफर, एक बार सुन लीजिए। बोले हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अरे 6 बार सुप्रीम कोर्ट हुआ है, आप भगा दिया वहाँ से। हाईकोर्ट ने 3 बार भगा दिया, ग्वालियर में भगा दिया, जबलपुर में दूसरी बार भगा दिया, सुप्रीम कोर्ट भगा चुका है। उसके बाद सुनवाई दिए जा रहे हैं जबरदस्ती की। मतलब खामखा मेहमान, तू मान न मान, मैं तेरा मेहमान। ओबीसी आरक्षण अलग खत्म करवा दिया, महाराष्ट्र में खत्म करा दिया, यहाँ चुनाव रुकवाने पे आमादा है और बोलते हैं कि हम तो शहीद हैं। काहे के शहीद हैं? जबरदस्ती बाधा बन रहे हैं, ये नुकसान कर दिया पूरी स्टेट का साहब इनने। जी,
खत्म कर दिया है। हितेश वाजपेयी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद जाफर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रोटेशन को लेकर जो याचिका लगी है उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे से इनकार कर दिया है क्योंकि नोटिफिकेशन यहां पर जारी है।